नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और जो टॉपिक का नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से समझते हुए आपको चलना है। भौतिक प्रदेश से कई तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक हम आज लेकर चल रहे हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, भारत के भौतिक प्रदेश। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें आगे भौतिक प्रदेश के बारे में। तो देखिए, भारत की स्थिति को देखिए, उत्तर से दक्षिण में अगर भारत की स्थिति को आप देखोगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थिति दिखाई देती है। कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कहीं पर मैदानी भाग है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है, कहीं पर समुद्र का तट आ जाता है और कहीं पर द्वीप नजर आ जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो देखिए यहां पर हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत को लगभग ध्यान रखना 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कहीं कहीं पर 5 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 भौतिक भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहला भाग दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग कहलाता है। दूसरा भाग कहलाता है उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा भाग कहलाता है पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थल। और चौथा भाग कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और 5वां भाग कहलाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान। और 6वां भाग कहलाता है द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत को आप देखेंगे लगभग 6 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैदानी भाग की बात करें तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में मैदानी भाग फैला हुआ है। और मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख भौगोलिक इकाई हैं। बाकी तटीय मैदान और द्वीप समूह का इतना ज़्यादा विस्तार नहीं है। तो ध्यान रखें, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6 भौतिक भागों में बांटा गया है और ये इनका विस्तार है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और उसके बाद द्वीप समूह यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखिए, बात करें हम भारत की किस तरह की स्थिति दिखाई देती है। ये भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे। तो भारत के मैप को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा भाग कैसा भाग है? पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे, इसको हम बोल देते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। और बाकी पूरा का पूरा ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा उत्तर का क्या है? मैदानी भाग वाला भाग कहलाता है। ये मैदानी भाग है।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भाग को अगर आप देखें तो ये तटीय मैदान कहलाएगा। ये पूरा का पूरा भाग क्या है? तटीय मैदान। तटीय मैदान कहलाएगा, कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पर कुछ द्वीप नज़र आते हैं, लक्षद्वीप हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ द्वीप नज़र आते हैं, ये अंडमान निकोबार कहलाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप देखें तो ये भाग आपका हो गया उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ये वाला भाग हो गया उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। ये भाग हो गया पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। ये हो गया तटीय मैदान, तटीय मैदान। और ये वाला पार्ट आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और ये आपका अंडमान निकोबार, और ये इधर क्या हो गया? लक्षद्वीप, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनती है। ये भाग आपके क्या कहलाते हैं? ये पूरा का पूरा रीजन, ये भारत के भौतिक प्रदेश हैं जो आप दिखाई दे रहे हैं। हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक हम सारी चीज़ों को जानते चले जाएंगे। फटाफट से साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, और या नोट्स बना रहे हैं तो वो भी बनाते चले जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर ले लीजिए फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने बांट दिया 6 भागों में, और आप देख रहे हैं ये 6 भाग हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये 6 भाग आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, और ये आपको दिखाई देगा क्या? द्वीप समूह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर और जान लेते हैं। अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? उत्तर के पर्वतीय भाग की। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। तो इस उत्तर के पर्वतीय भाग को देखिए हम सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। पहला भाग यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या रख लिया? हिमालय। और हिमालय के पार में जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय के पार में जो पर्वत श्रृंखला है, इनको हम क्या बोल देते हैं? पार, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो पार या ट्रांस हिमालय कहलाएगा, हिमालय कहलाएगा। और हिमालय का जो भाग पूर्वांचल में है, इसको हम बोल देते हैं पूर्वांचल हिमालय। इस तरह से दिखाई देगा। तो हिमालय की 3 भागों में बांट देते हैं हिमालय को, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, या ईस्टर्न हिमालय इसको बोल देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद जो ट्रांस हिमालय है, ये 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। 3 पर्वत श्रृंखला इसके अंदर आ जाती हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। और हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय के अंदर भी 3 पर्वत श्रृंखला आ जाती हैं। एक पर्वत श्रृंखला कहलाती है महान या बृहद हिमालय कहलाएगा, महान या बृहद हिमालय। दूसरा कहलाता है मध्य, निम्न या लघु हिमालय कहलाएगा, लघु हिमालय।
और तीसरा भाग हम बात करें तो ये कहलाता है बाह्य हिमालय। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला भी कहलाती है। और अगर हम बात करें महान हिमालय की, तो महान हिमालय साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, और साल भर बर्फ़ से ढका रहेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, हिमाद्री बोल देंगे। तो ये हिमाद्री कहलाता है। मध्य निम्न या लघु हिमालय को हम क्या बोल देते हैं, हिमाचल बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है, हिमाचल। और बाह्य हिमालय को हम क्या बोल देते हैं, शिवालिक बोल देते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो इसी का पार्ट है। यही जो आपका ट्रांस हिमालय है, उसी का विस्तार जो तिब्बत में दिखाई देता है, उसी को बोल देते हैं कैलाश। कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग पड़ता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण में हिमालय का विस्तार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिमालय का है। अब इसी को हम एक एक करके जान लेते हैं क्या स्थिति बनती है। तो लिखिए इसको फटाफट से। तो देखिए एक एक करके इसका हम स्थिति जान लेते हैं। भारत के मैप में किस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें, इस भाग को ले लेते हैं, इससे हमको यहाँ पर मतलब है इतना पार्ट। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक कई सारी पर्वत श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं, और ये जो पर्वत श्रृंखला आपस में जुड़ती है, इस स्थान को हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अब इस पामीर ग्रंथि से 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला निकलती हैं। एक तो इधर चली जाती है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, हिंदुकुश बोल देते हैं, हिंदुकुश कहलाती है। उसके बाद एक इससे उत्तर को चली जाती है और एक इसके दक्षिण में चली जाती है, इस तरह से दिखाई देती है। तो इसको तो हम बोलते हैं ट्यानसेन, ट्यानसेन, और इसको बोलते हैं कुनलुन। ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हैं क्या कर रही है, छत की तरह काम करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत भी इसको कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ से इसी का ही एक्सटेंशन आप देखिए भारत में नज़र आता है। यहाँ पर काराकोरम नज़र आती है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, और लद्दाख के बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला नज़र आती है। तो 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर, और इसी का भाग यहाँ दिखाई देता है जिसको बोलते हैं हम कैलाश पर्वत। तो यहाँ पर देखिए ये पर्वत श्रृंखला नज़र आती हैं, तो इसको तो हम बोल देते हैं क्या, काराकोरम। काराकोरम कहलाती है। काराकोरम के बाद दूसरी है, इसको बोलते हैं लद्दाख, और लद्दाख के बाद तीसरी पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं जास्कर। तो उत्तर से दक्षिणी क्रम में लगाने के लिए भी आती है। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, और फिर आपकी जास्कर नज़र आती है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरुआत होती है फिर महान हिमालय की। तो बहुत सारी विशेषता यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक धनुषाकार आकृति में महान हिमालय नज़र आता है। ये महान हिमालय है इस तरह से। ठीक है, और महान हिमालय मुड़कर पाकिस्तान में चला जाता है इस तरह से, और यहाँ पर म्यांमार में चला जाता है। ये स्थिति महान हिमालय की बनती है। तो देखिए महान हिमालय कहाँ से मुड़ता है, 2 जगह से इसमें फोल्ड हो जाता है। एक तो यहाँ से मुड़ता है, इस जगह को बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर पड़ता है नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक महान हिमालय, ध्यान रखना, एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के बारे में के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, हम बात करेंगे सबकी पर्वत चोटियों की बात करेंगे। ठीक है, सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाओं की हम सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे। अभी सब्र रखिए, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं।
तो पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, फिर हिमालय की। मैं भी आपको लोकेशन बता रहा हूं यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। तो ये महान हिमालय है। महान हिमालय में दो जगह से क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, इसलिए इसको बलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से नामचा बरवाग से मुड़ने के बाद ये म्यांमार में चली जाती है और भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। और भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अराकान योमा। तो म्यांमार में इसको अराकान योमा बोलते हैं। और यही पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में चली जाती है महान हिमालय को। तो पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, एक को तो सुलेमान बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, कीर्थर बोलते हैं। तो सुलेमान और कीर्थर पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर आ जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए महान हिमालय की बात हम कर रहे हैं। ये ट्रांस हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं थी। और लिखना चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, ट्रांस हिमालय में काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यहां दिखाई देती है, जिसको K2 बोलते हैं। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, महान हिमालय की। अब महान हिमालय पर आपको पता ही है कि विश्व के सर्वोच्च शिखर स्थित हैं, उनकी हम बात करेंगे अभी बाद में। जैसे सिक्किम के ऊपर यहाँ कंचनजंगा दिखाई देता है, यहाँ माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर धौलागिरी है, यहाँ पर इधर की तरफ बात करें तो नंदा देवी नज़र आती है। तो इस तरह से कई सारे सर्वोच्च शिखर यहाँ पर नज़र आते हैं। इनकी बात करेंगे जब हम एक एक पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर K2 पड़ती है। और यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये यहाँ पर है जिसको कंचनजंगा बोलते हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी इधर ही नजर आएगा। ठीक है, या यहाँ पर धौलागिरी, धौलागिरी, और यहाँ पर नंदा देवी। इस तरह से बहुत सारी पर्वत चोटियाँ क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई महान हिमालय की। अब महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय ध्यान रखना निरंतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में नहीं दिखाई देता है। ये छोटी छोटी इस तरह से पर्वत श्रेणियों के रूप में नजर आता है, इस तरह से नजर आता है। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय को। और ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नज़र आती हैं, इनके नाम की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक नज़र आती है। तो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो सीधा पूछा जाता है पीर पंजाल पर्वत चोट श्रृंखला कहाँ पर है, तो ध्यान रखना कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल इम्पोर्टेंट भी है, आपको पता होगा, क्योंकि पीर पंजाल में ही अभी आपको पता है कि एक सुरंग बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं जवाहर सुरंग, वो पूछी जाती है, तो उसकी भी आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक है, ये हिमाचल प्रदेश में नजर आती है, तो इसको हम बोलते हैं धौलाधर। तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और यहीं पर एक और पर्वत श्रृंखला नजर आती है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको नाग टिब्बा बोलते हैं। नाग टिब्बा उत्तराखंड में नजर आती है। और मध्य हिमालय का जो भाग नेपाल में नजर आता है, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, महाभारत बोलते हैं। तो महाभारत ये कहाँ पर कहलाता है, नेपाल के अंदर। तो मध्य हिमालय को ध्यान रखना नेपाल में क्या बोलते हैं, महाभारत पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद तीसरी पर्वत श्रृंखला जो नज़र आती है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक जो है इस तरह से पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कोसी नदी तक तो निरंतर नज़र आता है, और उसके बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है हिमालय। तो
तो ये बात बनती है किसको लेकर, हिमालय पर्वत श्रृंखला को। ये पूरा का पूरा कहलाता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक पर्वत श्रृंखला के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए उत्तर का पर्वतीय भाग है। द्वारा से मैं रिपीट कर देता हूं, हिमालय के इस भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर एक गांठ बनती है, एक ग्रंथि बनती है। और मैंने बताया था कि जब भी किसी भौगोलिक ग्रंथि की बात होती है तो इस भौगोलिक ग्रंथि का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आपस में आकर जुड़ जाती हैं। तो जहाँ पर दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आपस में मर्ज होती हैं, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक ग्रंथि बोलते हैं, फिजियोग्राफिक नोट कहा जाता है। जैसे दक्षिण में हम पढ़ेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भी क्या करती हैं, एक तरफ से पश्चिमी घाट और एक तरफ से पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भी क्या हैं, भौगोलिक ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। और इसी तरह से ये पामीर ग्रंथि है, जहाँ पर एक तरफ हिंदकुश है और एक ट्यानसेन है और कुनलुन है। ठीक है, तो जो ट्यानसेन पर्वत श्रृंखला, इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया होगा। यहीं पर सबसे पहले चाय का पौधा देखा गया था, चाय का पौधा यहीं पर देखा गया था। इसी वजह से इस टी के नाम पर इसको टी या चाय बोलते हैं। तो चाय का पौधा ट्यानसेन पर्वत श्रृंखला पर ही सबसे पहले मिला था। ठीक है, उसके बाद कुनलुन है और यहाँ पर कुनलुन है और यहाँ पर हिमालय है। इसके बीच में ध्यान रखना एक पठार दिखाई देता है जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार आपसे पूछा जाता है कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन सी है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय और कुनलुन के बीच में जो भाग आपका है वो कहलाता है, वो भाग आपका कहलाता है कौन सा, ये तिब्बत का पठार कहलाता है। ठीक है, इथोपिया तो मैंने कॉफ़ी के लिए बताया होगा, मैं चाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इथोपिया में या अबिसिनिया में सबसे पहले कॉफ़ी का विस्तार वहीं से हुआ है। चाय की बात हम करें तो हाँ बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म का पेय पदार्थ भी ये कहलाता है। चाइना इसका मूल निवास है, मूल स्थान है चाय का। और वो कहाँ पर था, ट्यानसेन पर था, बताया होगा मैंने पहले। तो ट्यानसेन पर्वत श्रृंखला का टी जो शब्द है, इसी टी का नाम चाय बना है। तो टी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो वो जो टी है वो कहाँ से आई है, वो इसी से आई है, ट्यानसेन से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रांस हिमालय। उसके बाद लद्दाख, वो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और उसके बाद हिमालय आ जाता है। हिमालय की भी 3 पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, महान हिमालय हो गया, उसके बाद मध्य हिमालय हो गया और उसके बाद शिवालिक हो गया। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं। अब एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पॉइंट वाइज इसको नोट कर लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं एक एक करके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय। तो हेडिंग डाल लें सब लोग, ट्रांस हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय की ध्यान रखना, औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो इनकी औसत ऊंचाई 4500 से लेकर 5500 मीटर तक है। औसत ऊंचाई ध्यान रखना 4500 से 5500 मीटर औसत ऊंचाई है। उसके बाद लिख लें ट्रांस हिमालय तीन समानांतर
पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। तीन समांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो सबसे पहले आ जाएगी काराकोरम, सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, और फिर उसके बाद है जास्कर। ठीक है, तो ये तीन समांतर पर्वत श्रृंखलाएं, एक एक करके इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे भी जैसे भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ध्यान रखें इसको। तो ये तीन पर्वत श्रृंखला, अब काराकोरम की हम बात करें तो ध्यान रखें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला को यहाँ पर ले लेते हैं, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ध्यान रखें, इसको प्राचीन काल में इसको कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, महाभारत काल में इसको क्या कहा गया है? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से पुकारा गया है। और आपसे अगर पूछा जाए कि किस पर्वत श्रृंखला को कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था, तो वो काराकोरम को ही बोलते थे। तो कृष्णगिरी एक तो उसको बोलते थे, दूसरी काराकोरम पर्वत श्रृंखला को ध्यान रखना, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़, ठीक है, बैकबोन बोलते हैं इसको, मध्य एशिया की बैकबोन कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, कृष्णगिरी पर्वत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले पेज पर। अब देखिए आगे नेक्स्ट जान लेते हैं। अगला पॉइंट यहां पर मैं लिख देता हूं, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। और ध्यान रखना ये कहाँ पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति आती है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, POK में आती है। ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान रखना ये जो है वो भौगोलिक स्थिति POK में आने के कारण इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, लेकिन भारत में नहीं है ये भारत में नहीं में आती है, किस में आती है? POK में आती है। और अभी POK पर भारत ने अपना कब्जा नहीं किया है, वापस अभी इसको लेना है। जब हम इसको ले लेंगे तो पहले पॉइंट पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से। तो इसको सही कर लेते हैं, काराकोरम। ठीक है, तो इस तरह से लिख लें इसको, काराकोरम। तो गॉडविन ऑस्टिन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी एक और विशेषता लिख लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए कौन सी है, तो आपको याद रखना है कौन सी होगी? K2 हो जाएगी। ठीक है, K2 कहलाती है। नेक्स्ट बात करें हम आगे,
अब काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ध्यान रखना, बहुत से हिमनद पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अनेकों हिमनद स्थित हैं। अनेकों हिमनद, हिमनद समझते हैं बर्फ के पहाड़ या ग्लेशियर्स, ठीक है। तो अनेकों हिमनद यहाँ पर पड़ते हैं और इन हिमनद में से कुछ महत्वपूर्ण हिमनदों की हम बात करें, जैसे सियाचिन है। सियाचिन आपका विवादित भी रहा था, सियाचिन यहाँ पर पड़ता है। और सियाचिन ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा हिमनद भी कहलाता है, ठीक है। सियाचिन के बारे में मैं लिख दूँ कुछ पॉइंट यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, लार्जेस्ट ग्लेशियर है भारत का। और आपको पता ही है कि इसको पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। तो 1984 में 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, इसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, जिसके तहत यहाँ पर क्या किया गया, रिकैप्चराइजेशन ऑफ सियाचिन। तो सियाचिन पर पुनः कब्जा किया गया भारतीय सेना के द्वारा, सियाचिन पर पुनः कब्जा। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध ध्यान रखना किससे है, सियाचिन से है। अब इसको लेकर झगड़ा होता रहता है दोनों देशों में। तो एक और प्रश्न आपका बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हम किसे बोलते हैं, सियाचिन को ही कहा जाता है। तो इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो एक और पॉइंट लिख लें यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है ये, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहलाता है। और यहाँ से एक नदी भी निकलती है, सियाचिन से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, तो एक और पॉइंट लिख लेना, नुब्रा नदी निकलती है यहाँ से। और नुब्रा नदी नुब्रा घाटी का निर्माण भी करती है लद्दाख में, ठीक है। हाँ, सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहलाती है या युद्ध स्थल कहलाता है, एक ही बात है। तो ये कुछ विशेषताएं लिख रहे हैं हम सियाचिन के बारे में। तो ये लिख लें सियाचिन के बारे में, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध इससे है, नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण भी करती है। नुब्रा नदी निकलती है, लुब्रा नहीं, नुब्रा, नुब्रा नदी, NUBRA, नुब्रा नदी निकलती है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। तो ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर थोड़ी सी वो थोड़ा सा ध्यान रखें सियाचिन के बारे में। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, काराकोरम के दक्षिणी भाग से सियोक नदी भी निकलती है और आगे चले जाएं तो वहीं से गलवान नदी भी निकलती है। तो कई सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से देखिए बात करें, यहाँ पर काराकोरम है, ठीक है। तो काराकोरम से तो एक नदी निकल गई सियाचिन से, नुब्रा नदी, यहाँ से सियोक नदी, और सियोक नदी में एक नदी आकर मिल जाती है जो आजकल चर्चा में है, जिसको बोलते हैं गलवान नदी। यहाँ पर गलवान नदी है और गलवान नदी किस में जाकर मिलती है, यहाँ पर जो दूसरी नदी है उसका नाम है सियोक नदी।
श्योक नदी, इसकी सहायक नदी है ये। और यहाँ पर है नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और ये पूरा लद्दाख है, लद्दाख का पठार है। तो एक तो आपका वहाँ पर सियाचिन हो गया। सियाचिन के बाद दूसरा हिमनद लिख दें, इसको बोलते हैं बाल्टोरो या बालतोरो या बाल्टोरो, साल्टोरो, साल्टोरो, बैफो, बैफो है, हिस्पर है, हिस्पर, हुंजा। ये प्रमुख हिमनद आपके स्थित है किस पर? काराकोरम पर। ये हिमनद यहाँ पर आपके पड़ते हैं। तो गलवान नदी जो है वो आपको पता अक्साई चिन्ह को अलग करती है। अक्साई चिन्ह पर आपको पता है ये लद्दाख का वह भाग जो चीन के कब्जे में है वो अक्साई चिन्ह कहलाता है। तो इधर की तरफ वाला जो भाग है ये अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र है। और अक्साई चिन्ह पर तो चीन का नियंत्रण है ही। चीन क्या कर रही है, इस नदी को पार करके इधर भी कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे विवाद आपका चलता ही रहता है। तो ये विवाद हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम बात कर लें लद्दाख के बारे में। तो कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं किसके? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तो नेक्स्ट लिख लें यहां पर लद्दाख और ये पूरा पठारी क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पर कुछ पॉइंट बनते हैं। तो लद्दाख का जो शाब्दिक अर्थ है, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर कहलाता है। लाख दर्रों का घर। तो लद्दाख को हम क्या बोलते हैं? लाख दर्रों का घर कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको, लाख दर्रों का घर बोलते हैं। हिंदी में ही बता रहा हूं मैं, तो पूरा ही डिटेल ही हिंदी में चल रहा है आपका, ठीक है। ध्यान रखें दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखें, सबसे ऊंची चोटी। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं राकापोशी। राकापोशी, राकापोशी कहलाती है, ठीक है। 7788 मीटर राकापोशी, ठीक है। अब राकापोशी की एक विशेषता है, वो यहाँ पर लिख लीजिए। राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी। तो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी? राकापोशी होगी। द मोस्ट स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड राकापोशी। तो राकापोशी ये पूछा जाता है विश्व के संदर्भ में कि विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कहलाती है राकापोशी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। इसके बाद अब ये जो पूरा का पूरा लद्दाख वाला भाग है ये अपर्दित हो गया है। और कोई भी पर्वत श्रृंखला की जब नुकीलापन खत्म हो जाता है तो वो कैसा दिखाई देगा? मैदानी भाग। तो ये पठार में परिवर्तित हो गया है। तो लद्दाख का पठार, ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा पठार भी कहलाता है। इसी वजह से इसको मिनी तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। तो लद्दाख के पठार को हम क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत का पठार भी कहलाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहां पर नोट करें, इसके आगे लद्दाख पठार
लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसीलिए ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे मिनी तिब्बत पठार, मिनी तिब्बत पठार, तो मिनी तिब्बत पठार के नाम से भी इसको पुकारते हैं। ठीक है, तो मिनी तिब्बत पठार पूछा जाए कौन सा है, तो ये आपका लद्दाख का ही पठार कहलाता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से ध्यान रखें। और इसमें आप देखेंगे जो नदियाँ निकलती हैं काराकोरम से, वो इसमें घाटियाँ बनाती हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर एक पॉइंट और, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, पूगा घाटी, पूगा घाटी तथा सेचर गैप घाटी, सेचर गैप घाटी लद्दाख पठार में स्थित है। लद्दाख पठार, ठीक है, तो लद्दाख पठार के अंदर नदियां कुछ घाटी बनाती हैं, इसको काट देती हैं, तो ये कुछ घाटियां नज़र आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से। हाँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं। राका पोसी लद्दाख में पड़ती है, ध्यान रखना, पाकिस्तान में नहीं पड़ती है। राका पोसी कोई बुक में दिया है तो वो गलत दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ विशेषता है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देखिए, देखें तो यहाँ पर स्थिति एक बनती है, आगे देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर तो देखिए ये तो काराकोरम हो गई, काराकोरम पर्वत श्रृंखला हो गई, काराकोरम के बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला हो गई, और लद्दाख के बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला हो गई। यहाँ पर इस तरह से स्थिति बनती है, और इन दोनों के बीच से यहाँ से एक नदी बहते हुए आगे चली जाती है पाकिस्तान में, और इस नदी को हम क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाए, ये जैसे काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये क्या हो गई, जास्कर, तो सीधा प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है, तो इसके उत्तर में लद्दाख है और नीचे क्या है, जास्कर है। और यहाँ पर नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी स्थित है, और इसका नाम क्या होगा, लेह होगा। तो लेह शहर ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो लेह शहर आपका पड़ता है कहाँ पर। अब ये देख रहे हैं आप पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, यहाँ पर हिमालय होगा, अब हिमालय के बाद जास्कर होगा, फिर लेह आएगा, तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ बारिश नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान जो है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, तो भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो वो स्थान आपका कौन सा कहलाता है, लेह कहलाता है। तो ध्यान रखना, लेह शहर में लिखना भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वर्षा तो मासिनराम में होती है, पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो ये लेह कहलाता है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, भारत में क्या विश्व में ही सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप जानते हैं मेघालय में पड़ता है, मासिनराम। मासिनराम मेघालय के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहलाता है।
ठीक है। तो सबसे कम वर्षा ध्यान रखना लेह में होती है भारत में, और सबसे ज़्यादा मासिन राम के अंदर होती है। तो लेह क्लियर हो गया, कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपका लद्दाख और जास्कर के बीच में है, और यहाँ से यहाँ तक एक दर्रे का निर्माण किया जा रहा है, एक सुरंग बनाई जा रही है। ये दर्रा है, और ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, जिसको बोलते हैं जोजिला दर्रा। आजकल चर्चा में भी है, क्योंकि भारत सरकार यहाँ से क्या कर रही है, एक सुरंग बना रही है। यहाँ से सुरंग बनाई जाएगी, और ये सुरंग कहाँ किसको जोड़ेगी, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने के लिए, और यहीं से जोजिला दर्रा है, और जोजिला दर्रा से गुजरता है NH1। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नया नामकरण हुआ है, सारे के सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका नए नाम हो गए। तो नए नामों के आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो NH1 है वो अब किसको जोड़ता है, ये उरी से शुरू होता है, उरी श्रीनगर से कहाँ तक जाता है, लेह तक जाता है। तो ध्यान रखना NH1 उरी रास्ते में पड़ जाता है श्रीनगर, और फिर ये पहुंच जाता है लेह तक। तो उरी से श्रीनगर लेह को जोड़ने के लिए NH1 है जो जोजिला दर्रे से, और जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। तो दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए, तो वो दर्रा कौन सा होगा, वो दर्रा जोजिला दर्रा होगा। ठीक है, हाँ ये जोजिला दर्रा आपका हो जाएगा। तो ये जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर से कहाँ जाएगा, लेह को जोड़ने के लिए जाएगा। तो ये प्रस्तावित है यहाँ से एक सुरंग बनाया जाना। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और याद रखना जी, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, हाँ इसकी लंबाई ठीक है 14.15 किलोमीटर है वो सुरंग की। अटल सुरंग तो अलग है, अटल सुरंग आपकी, अटल सुरंग तो रोहतांग दर्रे में पड़ती है जो हिमाचल प्रदेश से जाती है लेह के लिए। अटल सुरंग ध्यान रखना यहाँ पर नहीं है, अटल सुरंग पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं को है। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको पता है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है कि भारत में सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला या सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे उच्च क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो कोयला कौन सा होता है, वो होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट होता है जिसमें 98% तक कार्बन होता है। मतलब ये धुआं सबसे कम देता है, सबसे कम धुआं इससे निकलता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो भारत में कहीं नहीं पाया जाता, वो एकमात्र है लद्दाख। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार हैं, और यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी हैं जो अभी तक निकाला नहीं गया है, क्योंकि ये उच्च क्वालिटी का है तो भविष्य में आगे काम आएगा, इस वजह से इसका उपयोग नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबको पता ही है। तो एंथ्रेसाइट कोयला ध्यान रखना इसी क्षेत्र में आपका निकलता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, 98% कार्बन होता है, तो ये बहुत कम धुआं देता है। ठीक है, एनर्जी ऊर्जा इससे ज़्यादा निकलती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और जान लेते हैं, जैसे जास्कर पर्वत श्रृंखला है, अगला पॉइंट लिख लेते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी की बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं है। पहली चीज़ ध्यान रख लें, जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करें तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है अगर ये पूछा जाए तो वो स्थान आपका आता है कौन सा, द्रास। और द्रास कहाँ पर पड़ता है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ध्यान रखें, सबसे ठंडा स्थान भारत का सबसे ठंडा
स्थान। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। द्रास पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है, ठीक है। और वो कहाँ पर पड़ता है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहीं की, इसी में, तो यहाँ पर लिख लें शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। तो शेषनाग और वेरीनाग झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? जास्कर श्रेणी में। -29 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है, सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। अब शेषनाग और वेरीनाग झीलें आपकी यहाँ पर पड़ती हैं, और जो शेषनाग और वेरीनाग झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं। और इसकी महत्वता क्या है कि शेषनाग झील से ध्यान रखना झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल वैसे भी पूछा जाता है आपसे, नदियों में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? शेषनाग झील हो जाएगा। और झेलम नदी की और हम बात करें तो ध्यान रखना झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? झेलम नदी करती है। और आपको बता दूं, झेलम नदी ही कश्मीर घाटी में एक झील का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट लिखना, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील का निर्माण करती है। तो बूलर झील का निर्माण करती है कौन सी नदी? झेलम नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना, झेलम नदी क्या करती है? बूलर झील का निर्माण करती है। और बूलर झील की विशेषता आप जानते ही हैं क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहलाती है। बूलर झील के आगे लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछी जाए कौन सी है, तो बूलर झील है। और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़, झेलम नदी की अगर बात यहाँ पर चली रही है तो एक शहर यहाँ पर बसा हुआ है, और उस शहर का नाम आपको पता होगा, श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे। और आप लोगों से प्रश्न ये है कि श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? श्रीनगर को किसने बसाया था? ये इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। झेलम, हाँ बिल्कुल, वितस्ता इसका प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम इसका वितस्ता है, ठीक है। श्रीनगर अगर पूछा जाए कि श्रीनगर शहर को सबसे पहले किसने बसाया था, तो ध्यान रखना श्रीनगर को सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। और ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? झेलम नदी के किनारे पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। और एक और चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा से होकर एक नदी बहती है और उसका नाम है झेलम नदी। बिल्कुल, सम्राट अशोक ने श्रीनगर बसाया था, सही है सबका जवाब, ठीक है। तो ये तो सारी की सारी विशेषताएं आपकी हो गई ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करें किसके बारे में? हिमालय को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हिमालय के ऊपर चलते हैं। हिमालय की बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, हिमालय।
अब हम बात करें दूसरे भाग की, और दूसरा भाग क्या है? हिमालय। ठीक है, और हिमालय की हम बात करें तो कुछ पॉइंट यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट ध्यान रखें, हिमालय का निर्माण तृतीयक काल में हुआ है। इतना याद आपको रखना है, तृतीयक काल। पृथ्वी के निर्माण के बाद हम कालखंड देखते हैं तो उस कालखंड में एक काल आता है जो आपका पड़ता है 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले। तो 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले ध्यान रखना हिमालय का निर्माण हुआ है तृतीयक काल में। तृतीयक काल में हिमालय बना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर की भूसन्नति से हुई है। 33 सागर की भूसन्नति से हुई है। ठीक है, 33 सागर की भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी वजह से ध्यान रखना 33 सागर को हिमालय का पालनहार कहा जाता है। हिमालय का पालनहार। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का पालनहार किसे कहते हैं, तो हिमालय का पालनहार 33 सागर को बोलते हैं। ठीक है, नहीं सबसे प्राचीन नहीं, सबसे नवीन बोलते हैं इसको। सबसे प्राचीन तो अरावली है, ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो ये 33 सागर को हिमालय का पालनहार बोलते हैं। और ध्यान रखना हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इसको, यंग फोल्ड माउंटेन। मतलब सबसे बाद में बना है, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाओं से बाद में इसका निर्माण हुआ है। और ये फोल्डिंग से बना है। जब दो प्लेटों ने बहुत दबाव बनाया तो इसमें क्या पड़ गया? मोड़ पड़ गया। तो इसलिए इसको मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ 33 सागर बिल्कुल खारे पानी का ही था। सागर तो जितने भी है वो खारे पानी के ही हैं। 33 सागर की जो भूसन्नति हुई, जब ऊपर उठने लगा पूरा का पूरा भाग, उससे हिमालय बन गया। तो लद्दाख के अंदर कुछ झीलें दिखाई देती हैं जो आपने सुना भी होगा। पोंगोंग त्सो झील जो है, ठीक है, पोंगोंग त्सो झील जो है वो आपकी ध्यान रखना खारे पानी की झील है, जो 33 सागर का ही अवशेष है। ठीक है, हाँ 33 सागर का ही अवशेष माने जाती है झीलें, जो खारे पानी की झीलें दिखाई देती हैं। सीनोजॉय की राह में पड़ता है तृतीयक काल। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लें आगे पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लें, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, और लंबाई के आधार पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी, तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहलाती है हिमालय। और हिमालय तीसरी है तो पहली कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखना पहले नंबर पर आ जाती है कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला।
एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरे नंबर पर आ जाती है रॉकीज पर्वत श्रेणी, और तीसरे नंबर पर आ जाता है हिमालय पर्वत श्रेणी, और चौथे नंबर पर आ जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पड़ती है, इनकी लोकेशन सब आप जान ही गए पहले ही। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका। रॉकी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, हिमालय कहाँ पर पड़ता है, एशिया में पड़ता है, और एशिया के कौन कौन से देशों में है ये कल बताया जाएगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो ये हिमालय के बारे में कुछ बेसिक फीचर थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो आज समय कंप्लीट हो रखा है, कल हम बात करेंगे इसके आगे। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को, कल मिलते हैं, थैंक यू।